नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमएसटीटी साइंस विज्ञान का चैप्टर रहेगा। और इसके पहले हम ऑलरेडी एक प्रैक्टिस मॉडल पेपर कंप्लीट करे हैं 120 क्वेश्चंस का। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर अवश्य देखिएगा। और आज की क्लास में हम पहली क्लास करेंगे, पहला पार्ट रहेगा साइंस का, जो आपने साइंस सब्जेक्ट चूज किया है। तो सारे पार्ट वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हमारी क्लास होने वाली है, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। बाकी 7 PM में हमारी पेडागॉजी की लाइव क्लास होती है, तो ज़रूर अवश्य ज्वाइन कीजिए। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, उससे जल अपघटन हो सकता है, उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, उससे तारों में खराबी आ सकती है। सभी बताइएगा। विद्युत धारा में या विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? इसका रीजन होता है दोस्तों, उससे जो है आपका इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या चीज होती है? सामान्य जल जो होता है विद्युत धारा का सुचालक है। इसलिए यदि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाएगा तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली का झटका लगने से क्या हो सकती है? मौत हो सकती है। इलेक्ट्रोक्यूशन से मतलब क्या होता है? बिजली के झटका लगने से मौत। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर या जिंक होती है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तड़ित चालक जो है बनाने के लिए प्रयुक्त जो धातु होती है वह आपकी धातु होती है कॉपर। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। आपने अक्सर देखा हुआ टावर में एक ऊपर जो लगा रहता है, ठीक है। और ये अत्यधिक सुचालक धातु होती है। कॉपर का प्रयोग इसमें तड़ित चालक के प्रयोग में किया जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? CRT देखिए दोस्तों, फास्फर प्रपट, छाया छादत और इलेक्ट्रॉन गन, ये तीनों आपके CRT के हिस्सा है। कैथोड किरण नलिका, CRT मतलब कैथोड किरण नलिका एक निर्वात नलिका होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन और एक फ्लोरोसेंट पटल होता है, और गैस प्लाज्मा CRT का हिस्सा नहीं होती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है और आपका फीडबैक जानना चाहेंगे कि एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा दिया गया है। यानी हमारा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है वह एक क्या है? तार के प्रतिरोध के बारे में पूछा जा रहा है। और तार के प्रतिरोध के बारे में हम जानते हैं कि तार की सामग्री पर निर्भर करता है। यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है। ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, लेकिन यह तार की अनुप्रस्थ काट के छेद के सीधे अनुपात में होता है। यह हमारा कथन गलत कथन दिया गया है, क्योंकि एक तार का प्रतिरोध तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ सीधा अनुपात दिया गया है, जबकि सही क्या है कि यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया? 5वां प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है प्रतिरोध को, ऊर्जा का, धारा का या ताप का पता लगाया जाता है। तो आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है इससे किसका पता लगाया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है आपके धारा का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा विद्युत धारा का पता लगाना एवं उसका मापन किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर एक प्रकार क्या होता है? एक अमीटर होता है। अगला जो प्रश्न है, डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो जो डायनेमो होता है, डायनेमो एक यंत्र होता है, वह आपका क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है।
डायनेमो मूल रूप से क्या है, विद्युत जनरेटर का एक दूसरा नाम है। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है ट्रांसफार्मर द्वारा, डायनेमो द्वारा, दोलक द्वारा या दिष्टकारी द्वारा बदला जा सकता है, यह बदला जाता है। तो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है इसको दिष्ट धारा में बदला जाता है। किस प्रकार से बदला जाता है, तो आपके दिष्टकारी द्वारा बदला जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दिष्टकारी ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने का कार्य करता है। AC को किस में बदलने का कार्य करता है, आपके DC में। और उल्लेखनीय है कि DC को AC में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जो आपके DC को AC में बदल देता है वह आपका इन्वर्टर कहलाता है। ठीक है, जो DC को AC में बदले वह आपका इन्वर्टर है, और AC को DC में बदले वह दिष्ट आपका प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो एक यह युक्त होती है। दोनों चीजें आपने समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार निम्नलिखित गैसों में कौन सी है। SO2, CO2, NO2, इनमें से कोई नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सी गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का मुख्यतः जो जिम्मेदार हमारी गैस कहला जाती है वह कहला जाती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई डाउट है बेफिक्र कमेंट आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होती है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन होती है। तो हमने अक्सर देखा गाड़ियों में प्रयोग की जाने वाली जो प्राकृतिक गैस होती है मुख्यतः कौन सी कहलाती है, तो वह कहलाती है हमारी मीथेन। जी हाँ दोस्तों, जो कि लगभग आपके 95% तक होती है। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग कमेंट करते रहिए। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है TT एग्जाम को फतेह करना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। सभी कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, हीलियम, जिनान, ऑर्गन या क्रिप्टॉन की बात करेंगे। तो कौन सी गैस है, कौन सी अक्रिय गैस है यौगिक बना सकती है, और वह हमारी कौन सी कहलाती है, वह कहलाती है जिनान। जिनान की खोज किसने की थी, जिनान की खोज विलियम रैमजे ने 1898 ईस्वी में की। किसने की थी, विलियम रैमजे। और यह एक कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54 होता है जिनान का। अगला जो प्रश्न है, बेयर अभिकर्मक कौन सा कहलाता है। तो बेयर अभिकर्मक जो होता है वह आपका केमनोफोर का तनु क्षारीय विलयन होता है। क्या होता है, केमनोफोर का 1% क्षारीय विलयन। कितना होता है, 1% क्षारीय विलयन। तो ये भी चीज़ें आपको धीरे धीरे जानना है। अगला जो प्रश्न है कि सिरका इसका तनु विलयन है, फार्मिक अम्ल का, एस्टिक अम्ल का, आपका ब्यूटरिक अम्ल का, मेथिल मिथोनेट का है। तो सिरका किसका तनु विलयन कहलाता है, तो सिरका आपका जो है एस्टिक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है। एस्टिक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है सिरका। अगला प्रश्न है साथियों कि जल की स्थायी कठोरता किसके कारण से होती है, MgCl2, NaNO3, MgSCO3O2, K2CO3। तो जल की स्थायी कठोरता किसके कारण से होती है, तो यह आपके MgCl2 के कारण होती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइडों की उपस्थिति के कारण होती है। अगला प्रश्न है, किस अयस्क को निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जाता है। किस अयस्क की बात करेंगे, SnO2, PbCO3, PbS या A12O3 की बात करेंगे, Al2O3 की बात करेंगे। तो किस अयस्क को निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, वह हमारा कहलाता है दोस्तों PbS। PbS का सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये सोडा एस कहलाता है। तो ये सोडा एस कौन कहलाता है भैया, सभी कमेंट कीजिएगा। तो जो आपका NO2CO3 होता है सोडियम सोडा एस कहलाता है। अर्थात
साल्वे प्रक्रम का प्रयोग सोडा SNA2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, साल्वे प्रक्रम किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो साल्वे प्रक्रम जो होता है आपके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन में किया जाता है साल्वे प्रक्रम का प्रयोग। तो यहाँ पे भी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वात्या भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में FeO2O3 से निष्कर्षण के दौरान यह अपक्रिया होती है। CO द्वारा अपचयन, C द्वारा अपचयन, CO का उत्पादन या O2 द्वारा ऑक्सीकरण। तो वात्या भट्टी की बात करेंगे। वात्या भट्टी के ऊपर हिस्से में Fe के आपका Fe2O3 CO द्वारा Fe में क्या होता है? अपचयित होता है। तो यहाँ पे CO द्वारा अपचयन हो जाएगा। और फार्मूला हमारा क्या होता है? आपका Fe2O3 प्लस CO इक्वल टू क्या जाएगा? 2FeO प्लस CO2 फिर आपका FeO प्लस CO को फिर हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है? Fe प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे ये संक्रिया। अगला प्रश्न है, भ्रूण जो है उपस्थित होता है यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगाइरा में, फ्यूनोरिया में या क्लोरेला में उपस्थित होता है। तो जो भ्रूण होता है वह किस में उपस्थित होता है? तो भ्रूण आपका दोस्तों फ्यूनेरिया में उपस्थित होता है। ओसवाल्ड टिप्पो ने पादप जगत को दो उपजगत, एक थैलोफाइटा और एक एम्ब्रियोफाइटा, इसमें विभाजित किया है। एम्ब्रियोफाइटा में ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म को रखा गया है। और फ्यूनोरिया में किसको रखा गया है? ब्रायोफाइटा है। तो इसमें से आपका फ्यूरेनियम में भ्रूण उपस्थित होगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जलरंध्र पाए जाते हैं किसमें? पत्ती में, तने में, पुष्प में या जड़ में पाए जाते हैं। तो जो जलरंध्र होते हैं वह किस में पाए जाते हैं? तो वह आपके पत्तियों में पाए जाते हैं। पौधे की पत्तियों में किनारों से जल की बूंद के रूप में हानि बिंदु स्राव कहलाता है। बिंदु का स्राव पत्तियों की सिराओं के बाहरी छोर पर स्थित जो जलरंध्र होते हैं उनसे होता है। और ये जड़ें में क्या होता है? सक्रिय अवशोषण से उत्पन्न मूल दाब के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। तो मानव शरीर में तापमान को कौन नियंत्रित करता है? सभी बताइए। तो मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करने वाला आपका हाइपोथैलेमस होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया आपके साइंस के। आई होप सभी प्यार मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कल की क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आएंगे। पहली क्लास थी, आप लोग जरूर फीडबैक कीजिएगा। और 7 PM में पेडागोजी की लाइव क्लास होगी, जरूर जुड़िएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।